पिछले क्लास में हम लोगों ने बल का अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने यह जाना कि बल वह वाह्य कारक होता है जो कि किसी भी वस्तु की विरामावस्था अथवा गतिशील अवस्था में परिवर्तन ला देता है अथवा परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक है। अब एक वैज्ञानिक हुए न्यूटन। उन्होंने बल के कारण किसी भी वस्तु की गति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं, जिसको हम लोग गति के नियम कहते हैं। गति के नियम कहते हैं और आज का टॉपिक हम लोगों का यही है, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। और कोई भी गतिमान वस्तु अथवा विराम अवस्था में स्थित वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाते हैं तो वो इन्हीं नियमों का पालन करता है, इसके अलावा और कोई नियम नहीं है। तो न्यूटन ने कुल मिलाकर के 3 नियम दिए हैं और उन्होंने बताया कि अगर किसी गतिमान वस्तु अथवा विरामावस्था में स्थित वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाएं तो वो हमेशा इन्हीं 3 नियमों का ही पालन करेंगे। तो ये कुल कितने हैं? ये 3 हैं, जिसमें आप लोग पहली हेडिंग डालेंगे गति का प्रथम नियम। ओके। और इन्हीं के नाम पर इसको न्यूटन के गति के नियम भी कहते हैं, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके। और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है गति का प्रथम नियम। इसके पहले हम लोगों ने समीकरण भी पढ़ा है, गति का समीकरण, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गति का नियम अलग है और गति का समीकरण अगर कहा जाता है तो वो अलग है। गति के समीकरण भी 3 हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, v = u + at, और बाकी 2 हैं। और यहाँ पर गति के नियम भी 3 हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये गति का नियम है और आपको अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आपको सीधे सीधे लिखा रहेगा कि गति के समीकरण लिखिए, तो आप लोग समीकरण लिखेंगे, नियम नहीं। ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि पूछा जाता है समीकरण, आप लोग लिख देते हैं गति के नियम, है ना, तो ऐसा मत करिएगा। तो पहला नियम उन्होंने बताया, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यह विराम में ही बनी रहेगी और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ओके। आप लोग साइकिल चलाते हैं, अगर पैडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? साइकिल धीरे धीरे रुकने लगती है। क्यों रुकती है? यहाँ पे तो नियम कहता है कि अगर वो लोग गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी, रुकेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने एक और बात कही है कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो साइकिल चलाते हुए अगर हम लोग पैडल चलाना छोड़ देते हैं तो साइकिल थोड़ी देर में रुक जाती है, और यहाँ पे कहा गया है कि बाह्य बल न लगाया जाए तो वो नहीं रुकेगी
इसका मतलब है कि आप लोग तो कहेंगे कि साइकिल में कहाँ हम लोग वहाँ पे कोई बल लगा रहे हैं कि रुक रही है ना। तो ऐसा बल वहाँ पे लग रहा है तभी वो रुक रही है ना। तो उस बल को हम लोग कहते हैं घर्षण बल, और वो आप लोग कक्षा 11 में पढ़ेंगे। ठीक, ओके। इस नियम को, ये नियम हो गया, इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ओके, जैसे जैसे जब हम किसी गेंद को जमीन पर लुढ़काते हैं तो गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। अथवा उसकी गति धीमी होने लगती है। धीमी होने लगती है क्योंकि गेंद पर उसकी गति की विपरीत दिशा में सतह का घर्षण बल कार्य करने लगता है। यदि घर्षण बल न हो तो गेंद उसी गति से अनंत समय तक गतिमान रहेगी। ठीक है। इसी तरह से अगर घर्षण बल न हो तो आपकी साइकिल भी बिना पैडल के ही कॉलेज तक पहुंच जाएगी, गतिमान रहेगी। ओके। और आप लोगों को पता है कि पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाती है और उसकी गति कभी भी धीमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई घर्षण बल पृथ्वी पर नहीं लगता है, इसीलिए वो हमेशा से ही चक्कर लगा रही है पृथ्वी सूरज का, और हमेशा लगाती ही रहेगी। ठीक, ओके। अब आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग गति के प्रथम नियम को एक नया नाम दे रहे हैं, जड़त्व का नियम। ये जड़त्व क्या होता है और इसको जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, चलिए अब ये जानते हैं कि जड़त्व पहले होता क्या है। तो अगली हेडिंग है हम लोगों की जड़त्व। जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इनर्शिया, INERTIA, इसको इनर्शिया पढ़ते हैं। ठीक है ना। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में होने वाले
परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। जैसे जैसे जड़त्व के कारण ही कोई यात्री जो बस में खड़ा रहकर यात्रा करता है, बस के ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिरने लगता है, क्योंकि इस अवस्था में वो गति की अवस्था में होता है, और जड़त्व वह गुण है कि उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन को मना करता है, रोकता है। तो जब वो गति की अवस्था में होता है और हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो व्यक्ति का जो जड़त्व होता है वो उसको रुकने के लिए मना करता है। तो यानी कि ब्रेक लग जाता है तब भी वो आगे ही जाना चाहता है, इसीलिए गिरने लगता है। ठीक है। अच्छा, और हम लोग ये देखते हैं कि प्लास्टिक की गेंद को अगर हम लोग लपकने का प्रयास करते हैं तो आसानी से लपक सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर लोहे की गेंद हो तो हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में उस लोहे की गेंद का जड़त्व ज़्यादा होता है ना। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। क्योंकि लोहे की गेंद और प्लास्टिक की गेंद अगर दोनों एक ही साइज की हैं, तो आप लोग अगर उसका अगर वजन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि लोहे की गेंद ज़्यादा भारी होती है और प्लास्टिक की गेंद कम भारी होती है, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है लोहे की गेंद का, है ना। तो इसका मतलब है कि जो द्रव्यमान है वही जड़त्व की माप होती है। ओके। अब हम लोगों की अगली हेडिंग है जड़त्व के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। नंबर 1, कंबल को तीव्रता से झाड़ने पर धूल के कण जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही रहते हैं, लेकिन कंबल अपने स्थान को बदल लेता है। अतः धूल के कण
जमीन पर गिर जाते हैं। ओके, जैसे कंबल को झाड़ते हैं तो धूल निकलता है ना, क्यों निकलता है? क्योंकि जैसे ही कंबल का एक सिरा ऊपर की तरफ जाता है, फिर हम लोग झटक झटक देते हैं तो वो नीचे की तरफ चला आता है। लेकिन धूल के कण जो हैं वो तुरंत ही नीचे नहीं आ पाते हैं, अपने स्थान पे ही रहने का प्रयास करते हैं, अतः ये निकल के गिर जाते हैं बाहर। ठीक। नंबर दूसरा, यदि तेज गति से गतिमान वाहन अचानक रुक जाए अथवा तो सभी यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग विराम अवस्था में कोई वाहन है, जैसे कि हम लोग बाइक पे बैठते हैं और बाइक जैसे ही चलती है हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जड़त्व के कारण अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आगे गाड़ी जाने लगती है तो हम लोग पीछे झुक जाते हैं। ठीक है। भी एग्जाम्पल किताब में दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं गति के द्वितीय नियम पे। अगली हेडिंग है गति का द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके। इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुदिश बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि संवेग क्या होता है। संवेग होता है वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर, है ना। तो वेग की एक निश्चित दिशा होती है, और जैसे ही हम लोग उस गतिमान वस्तु पर जैसे ही हम लोग कोई बल लगाते हैं तो उसकी दिशा जो है बदल जाती है, यानी कि उसका वेग बदल जाता है। और वेग जैसे ही बदला तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना कि संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो जैसे ही बल लगाने पर दिशा बदलेगी, वेग बदल जाएगा, और जैसे ही वेग बदलेगा तुरंत ही क्या बदल जाएगा? संवेग बदल जाएगा। तो ये नियम कहता है कि संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी, मतलब प्रति सेकेंड जितना भी संवेग बदल रहा होगा, वो उसके अनुदिश लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि उस अवस्था में वो असंतुलित हो जाएगा, इसीलिए दिशा परिवर्तित हो जाएगी। और अगर दिशा परिवर्तित होती है तो उसमें संवेग परिवर्तित होगा, और संवेग परिवर्तित होगा तो वो उसके बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि ये तीनों नियम जो हैं न्यूटन के, ये तीनों
प्रायोगिक अध्ययनों पर आधारित हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रयोगों द्वारा ये बताया है कि ये जो संवेग में परिवर्तन की दर होगी वो उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक, तो अब हम लोग इसकी गणितीय गणना करेंगे। तो चलिए देखते हैं गति के द्वितीय नियम, गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। गणितीय गणना मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u से एक सीधी रेखा में गति कर रही है। ओके, एक निश्चित बल F लगाने से t समय तक उस वस्तु का वेग भी हो जाता है। अतः वस्तु का प्रारंभिक संवेग को हम लोग मान लेते हैं P1। तो ये किसके बराबर होगा? उसका द्रव्यमान तो वही है और प्रारंभिक अवस्था में उसका वेग कितना है? u। तो उसका संवेग हो गया P1 बराबर mu तथा अंतिम संवेग हमको मिला P2 जो कि बराबर होगा m इंटू v के, क्योंकि बाद में जो अंतिम वेग है उसका वो v है ना। अतः संवेग परिवर्तन डेल्टा p बराबर कितना हो गया? जो बाद में संवेग हुआ माइनस जो पहले संवेग था, इसको हम लोग कहते हैं संवेग में परिवर्तन। ये किसके बराबर होगा? मान रख दीजिए दोनों का, m गुणे v माइनस m इंटू u अथवा डेल्टा p बराबर m, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में m है, m बाहर निकाल लिया, हो गया v माइनस u, है ना। न्यूटन के गति के द्वितीय, सॉरी अभी तो आया ही नहीं ना ये। अतः संवेग परिवर्तन की दर के बारे में आप लोगों को पता ही है कि जो संवेग परिवर्तन है कितने टाइम में ये परिवर्तन हुआ है? t समय में परिवर्तन हुआ है, यानी कि एकांक समय में जो परिवर्तन होगा संवेग में उसी को हम लोग कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर। तो t समय में वो डेल्टा p जो है परिवर्तन हुआ है, अतः डेल्टा p बटा t हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर। ये किसके बराबर हो जाएगा?
संवेग में परिवर्तन कितना है, m इंटू भी माइनस यू बटा टी। ये तो हमको पता चल गया संवेग में परिवर्तन की दर। न्यूटन के, अब लिखेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ये पता चलता है कि वस्तु पर लगाया गया बल F क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा संवेग परिवर्तन की दर के, है ना। तो हम लोग इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती का निशान। तो हम आप लोग जानिएगा कैसे बनाते हैं इसको, ऐसे करके ऐसे घुमा दीजिए, इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती का सिंबल, ठीक है। तो आप लोग बनाना जान गए होंगे इसको। तो अब यहाँ पे संवेग परिवर्तन की दर का मान रख देंगे, अथवा F, इसको पढ़ते हैं अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती अथवा प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। समानुपाती को या अनुक्रमानुपाती दोनों एक ही शब्द हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये अलग है, इसमें मत लिख दीजिएगा, याद रखिएगा इसको बस। तो ये प्रोपोर्शनल हो गया m भी माइनस यू बटा टी के, ठीक है। अथवा आप लोगों ने पिछले ही क्लास में या उसके पिछले क्लास में पढ़ा है कि v माइनस यू बटा टी होता है किसके बराबर, त्वरण के। तो हम लोग त्वरण रख देते हैं यहाँ पे, अथवा F प्रोपोर्शनल होगा m त्वरण के, चूँकि v माइनस यू बटा टी बराबर होता है a के, तो हम लोग a से दर्शा दिए। अब हम लोग इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे निशान को, अब हम लोग बराबर का निशान लगाएंगे। तो जब हम लोग अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो उसके हटाने के बाद एक नियतांक लगाते हैं, अथवा F बराबर KMA। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर ये त्वरण बढ़ रहा है तो ये बल भी बढ़ रहा है, क्योंकि द्रव्यमान तो हमेशा के लिए नियत है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, अब ये बढ़ रहा है इसका गुणनफल, तो इसका मतलब है कि F जो है बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन कितना गुना बढ़ रहा है ये तो नहीं पता है, तो कितना गुना बढ़ रहा होता है उसी को हम लोग कहते हैं नियतांक अथवा समानुपाती गुणांक कहते हैं, इसीलिए इसको गुणा का अंक है, ठीक है। तो ये गुणनफल जब बढ़ रहा है तो F बढ़ रहा है, लेकिन कितना गुना बढ़ रहा है वो K गुना, मतलब हम लोगों ने एक नियतांक मान लिया तो K गुना बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने इसको बराबर कर दिया, ओके। अब देखिए, अब इस K को हमको हटाना है, तो K को हटाने के लिए हम लोग कोई जुगाड़ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बल को ऐसा फिक्स करते हैं, हम लोग ऐसा सेटिंग करेंगे कि अगर एक इकाई, इसका द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो अगर हम लोग मान लें कि एकांक द्रव्यमान में वृद्धि करते हैं तो एकांक त्वरण वृद्धि होता है और इसके कारण बल भी एकांक होता है। नहीं समझ में आया, चलिए लिखते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। यदि हम सुविधा के लिए, याद रखिएगा ये सुविधा के लिए, खाली K को हटाने के लिए हम लोग ये जुगाड़ बैठाए हैं। यदि हम सुविधा के लिए F का मात्रक इस प्रकार चुने कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न कर सके तब
तब क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, f बराबर लाना है, f बराबर लाना है एकांक। कब, जब m बराबर हो एकांक मतलब इकाई हो और त्वरण हो इकाई। ठीक है, अतः अतः एक बराबर के गुणे एक गुणे एक, अथवा के बराबर एक। एक का एक में गुणा करेंगे एक हो जाएगा, के का एक में गुणा करेंगे के हो जाएगा। तो के इधर एक है ही पहले से। यहाँ पे बल क्या आया था, बल बराबर आया था के एम ए। हमने क्या सेट किया, एफ बराबर एक आए। कब आए एक, जब एम एक हो और त्वरण भी एक हो। तो क्या हो जाएगा, के बराबर एक। अब हमको सुविधा हो गई, तो के हट जाएगा अब उस फार्मूले में से। अतः एफ बराबर एम ए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण एक, है ना। इसको जब समीकरण एक मान लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे के का मान समीकरण एक में रखने पर हमको मिल जाएगा एफ बराबर एम ए। अर्थात यहाँ पे हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे हमको पता चलता है किसी वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो हमको ये पता चल गया। हमको पहले क्या पता था कि बल वह बाह्य कारक है जिसको लगाने पर कि हम लोग किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गतिशील अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तो हमको पता चल गया कि बल होता है। तो बल अगर कोई भौतिक राशि है तो उसको हम लोग माप भी सकते हैं। तो कैसे मापेंगे, तो उसको मापने के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम से हमको पता चल गया कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण उसमें उत्पन्न त्वरण तथा उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मात्रक के बारे में। बल का मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन ही होता है। बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन, जिसको हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं, तथा न्यूटन होता है तथा हम लोग यहाँ से देखते हैं मात्रक अगर निकालना चाहें, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, त्वरण का। किलोग्राम किसका, द्रव्यमान का, है ना। अतः 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको भी याद रखिएगा कि हम लोग किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही कहते हैं न्यूटन। ओके, अगर हम लोग इस न्यूटन को अगर हम लोग किस में प्रदर्शित करें, अगर हम लोग इसको ग्राम में और इसको सेंटीमीटर में प्रदर्शित करें तो उस समय क्या होगा, उस समय हो जाएगा
अथवा 1 न्यूटन बराबर, ये हो जाएगा 1 किलो में होता है 1000 ग्राम और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर होता है। और सेकंड स्क्वायर को तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 100, ये देखिए 3 जीरो, ये 2 जीरो, और आपको घातांक में लिखना बता दिया गया है आपको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको हम लोग, इस ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, डाइन। उसको नाम दिया गया है डाइन, है ना, और इंग्लिश में इसको डाइन ही लिखते हैं, डाइन। ओके, और यहाँ पे ये बात याद रखेंगे, कोष्टक में लिख लीजिएगा, जहाँ एक डाइन बराबर होता है 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग सीजीएस मात्रक भी कहते हैं। सीजीएस मात्रक क्या होता है, ये एसआई पद्धति है। एसआई पद्धति में आप लोगों ने पढ़ा, एसआई पद्धति में आप लोगों ने पढ़ा कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। उसी तरह से एक और पद्धति बनाई गई है। इस एसआई पद्धति को एक और नाम दिया जाता है MKS, जहाँ पे M क्या है, मीटर, K क्या है, किलोग्राम, S क्या है, सेकंड। इससे हमको पता चलता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको कहते हैं मीटर, इसको कहते हैं किलोग्राम, लिख लीजिएगा इसको KILOGRAM, और इसको कहते हैं हम लोग सेकंड या फिर सेकंड लिखते हैं, है ना। तो इस एसआई पद्धति को MKS कहने से हमको ये पता चल जाता है कि एसआई पद्धति में जो मात्रक हैं वो लंबाई का मात्रक है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, यानी कि ये द्रव्यमान का मात्रक है, S का मतलब है सेकंड। ओके, ये समय का मात्रक हो गया। इसी तरह से एक और पद्धति दी जाती है, ये एसआई पद्धति था। अब एक पद्धति होती है सीजीएस पद्धति, एक होती है सीजीएस पद्धति। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक हम लोग लेते हैं ग्राम, जिसको खाली G से प्रदर्शित करते हैं अथवा GM लिखते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, जिसको CM प्रदर्शित करते हैं, और समय का मात्रक सेकंड ही होता है, ये सेकंड ही होता है। तो इसके नाम में भी देखेंगे, ये CGS यही बताता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे ग्राम, इसको लिखेंगे सेकंड, है ना। और हमको यहाँ से पता चल गया है कि हम लोगों ने जब इस किलोग्राम, मीटर और सेकंड को बदल करके ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड कर दिया है, तो इसका मात्रक हो गया है डाइन, यानी कि इसका सीजीएस मात्रक हो गया है डाइन। तो आप याद रहेगा कि जब हम ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, कभी सीजीएस इस्तेमाल करेंगे, कभी MKS। तो MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, या फिर कहें एसआई पद्धति, और इसको कहते हैं हम लोग, सीजीएस को कहते हैं हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति अथवा सीजीएस पद्धति। ठीक, तो ये सीजीएस मात्रक इसका है डाइन। तो यहाँ पे लिख देते हैं डाइन बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक कहलाता है। ओके, चलिए